बिहार विधानसभा के तीसरे और आखिरी मरहले के इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी। 15 जिला की 78 सीटों पर 2 करोड़ 35 लाख राय दहिंदगान करेंगे अपने हक राय दही का इस्तेमाल। IIT दिल्ली के 91वीं जलसे तकसीम असनाद को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवज्जुह से वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने किया खिताब। कहा, कोविड-19 के बाद दिखेगी बदली हुई दुनिया। अक़लियती उमूर के वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी ने सफ़र हज 2021 के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त फार्म किए जारी। 21 मकामात के बजाय 10 जगहों से किया जा सकेगा सफ़र शुरू। और अयोध्या दीप उत्सव प्रोग्राम में इस बार नजर आएगा खवातीन के इस्तेहकाम का असर। मकामी अवामी रक्स के तवस्सुत से रामलीलाओं को करेंगे पेश। रामलीला में खवातीन भी प्रोग्राम करेंगी पेश। आदाब, खबरों के साथ हाजिर हूं मैं शाइस्ता बानो। अब खबरें तफसील से। बिहार असेंबली इंतखाबात के तीसरे और आखिरी मरहले के लिए वोटिंग जारी है। रियासत की तिरहुत, सीमांचल और मिठांचल कोसी की 15 जिला के 78 असेंबली सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। तीसरे मरहले में 2 करोड़ 35 लाख से ज्यादा राय दहिंदगान 110 खवातीन उम्मीदवार समेत कुल 1204 उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत का फैसला करेंगे। हसास इलाकों में पुरअमन तरीके से वोटिंग कराने के लिए इजाफी हिफाजती दस्तों की तैनाती की गई है। 2 से 43 अराकीन वाली बिहार असेंबली के लिए 3 मरहलों में इंतखाबात हो रहे हैं। पहले और दूसरे मरहले की वोटिंग 28 अक्टूबर और 3 नवंबर को हो चुकी है। वोटों की गिनती 10 नवंबर को की जाएगी। वोटिंग सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। बिहार इंतखाबात को लेकर मरकजी वजीर संतोष गंगवार ने कहा है कि बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार हुकूमत बनाएंगे। उन्होंने कहा कि नीतीश और बीजेपी को दोबारा मुंतखब करने का अवाम ने अपना मन बना लिया। नीतीश हुकूमत ने जो काम किए हैं उनकी बुनियाद पर अवाम फैसला करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश में बढ़ती आलूदगी के मामले में कहा कि हुकूमत हर सतह पर कोशिश कर रही है। उन्होंने रियासत के अवाम से अपील की है कि दिवाली पर पटाखे न जलाएं। बिहार में मतदाता ने मन बना लिया है कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी की सरकार बनाने का फैसला लिया है। और जिस प्रकार का माहौल समझ में आ रहा है कि एक बार फिर से नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और वो जो कामों की प्रक्रिया आगे बढ़ी है, अभी से सब मानते हैं कि कुछ काम हुए हैं और अभी जो होना बाकी है उनको पूरा करने के लिए फिर से नीतीश जी का बनना आवश्यक है। तो हमारा मानना है कि एक बार फिर से बिहार की जनता का बहुमत भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी के साथ जाएगा। आने वाले समय चूँकि दीपावली का है तो दीपावली के अवसर पर भी ये प्रदूषण और बढ़ जाता है। हम व्यक्तिगत रूप से इस काम में जुड़ें और अपने आप को कोशिश करें कि इस प्रदूषण से कैसे अलग करने का काम करें। IIT दिल्ली की 51वीं जलसे तकसीमी असनाद प्रोग्राम में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया। प्रोग्राम को खिताब करते हुए वज़ीर आज़म जनाब मोदी ने कहा कि कोरोना बहरान का ये दौर दुनिया में बहुत बड़ी तब्दीली लेकर आया है। पोस्ट कोविड से दुनिया बहुत अलग होने जा रही है और इसमें सबसे अहम रोल तकनीक का होगा। कोरोना के ये संकट काल ये दुनिया में बहुत बड़े बदलाव लेकर के आया है। पोस्ट कोविड वर्ल्ड बहुत अलग होने जा रहा है और इसमें सबसे बड़ी भूमिका टेक्नोलॉजी की ही होगी। वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी ही वर्किंग रियलिटी के जगह लेती चली जा रही है, बनती जा रही है। आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता के लिए ये बहुत बड़ी ताकत है। कोविड-19 ने दुनिया को एक बात और सिखा दी है। ग्लोबलाइजेशन महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके साथ साथ सेल्फ रिलायंस भी उतना ही जरूरी है। साथियों,
आत्मनिर्भर भारत अभियान आज देश के नौजवानों को, टेक्नोक्रेट्स को, टेक एंटरप्राइज लीडर्स को अनेक नई अपॉर्चुनिटीज देने का भी एक अहम अभियान है। आज महान वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन जी की जयंती है। ये बहुत ही शुभ अवसर है आज कॉन्वोकेशन का और इनके जन्मदिन के साथ जुड़ने का। मैं उनको भी आदरपूर्वक नमन करता हूं। उनका उत्तम काम सदियों तक हम सबको, खासकर मेरे युवा वैज्ञानिक साथियों को प्रेरित करता रहेगा। आपकी महारत से, आपके अनुभव से, आपके टैलेंट से, आपके इनोवेशन से देश अगर आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देता है, सरकार व्यवस्थाएं देता है, तो आप इस देश के गरीब से गरीब नागरिक को ईज ऑफ लिविंग देने के लिए नए नए इनोवेशंस लेकर के आइए, नई नई चीजें लेकर के आइए। हाल में करीब करीब हर सेक्टर में जो बड़े रिफॉर्म्स किए गए हैं, उनके पीछे भी यही एक सोच है। पहली बार एग्रीकल्चर सेक्टर में इनोवेशन और नए स्टार्टअप्स के लिए अनगिनत संभावनाएं बनी हैं। पहली बार स्पेस सेक्टर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के रास्ते खुले हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने सीवी रमन की जयंती पर उन्हें नमन किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उनके बेहतर काम हमें तवील वक्त तक तरगीब देते रहेंगे। साल 2014 में इक़्तिदार में आते ही मरकज़ की बीजेपी हुकूमत ने सुपुर्दोश फौजियों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम नाफिज करने का ऐलान किया था। 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम के तहत अलग अलग वक्त पर सुपुर्दोश हुए एक ही रैंक के 2 फौजियों की पेंशन की रकम में बड़ा फ़र्क नहीं होगा, ये यकीनी बनाया गया है। इससे ये फ़ायदा हुआ है कि जो फौजी 2006 से कबल सुपुर्दोश हो चुके हैं और जो अब सुपुर्दोश होंगे, उन सभी की मुसावी पेंशन मिलना तय हुआ है। 7 नवंबर 2015 की तारीख उन हजारों पूर्व सैनिकों के लिए एक ऐतिहासिक तारीख बन गई है, क्योंकि इसी दिन मोदी सरकार की तरफ से उन्हें 1 रैंक 1 पेंशन योजना का उपहार मिला था। 1 रैंक 1 पेंशन की लड़ाई 45 साल पुरानी थी, जिसे मोदी सरकार ने पूरा किया। श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेवाड़ी में सैनिकों की रैली में ये वादा किया कि हम आते ही OROP तय करेंगे और इसे लागू करेंगे। ये एक बहुत बड़ा वादा था, क्योंकि लगभग 12,000 करोड़ रुपए इन्वॉल्व थे इसमें, लेकिन उन्होंने किया। इस सरकार का ऐतिहासिक फैसला है और इस ऐतिहासिक फैसले ने जो 29 लाख जो हमारे पूर्व सैनिक हैं उनको तो फायदा हुआ है। सबसे बड़ा जो फायदा है वो हमारे सेना के मोराल को बहुत ही ऊंचाई तक ले गया है। 1 रैंक 1 पेंशन योजना शुरू होने से पहले पूर्व सैनिकों का पेंशन वेतन आयोग की सिफारिशों पर तय होता था जब वो सेवानिवृत्त होते थे, लेकिन 1 रैंक 1 पेंशन के जरिए सैनिकों को सेवानिवृत्ति की उनकी तिथि की परवाह किए बिना सेवा की समान अवधि के साथ समान रैंक में एक समान पेंशन देने की व्यवस्था की गई। हमारे पूर्व सैनिकों को काफी फाइनेंशियल फायदा हुआ है और अभी जो सैनिकों की पेंशन बहुत कम आती थी, अब काफी सैनिक इस OROP के बाद में अपने को जो है फाइनेंशियली सिक्योर समझ रहे हैं। He promised and really he fulfilled his promise. Of course, I was the part of agitation also of OROP. It was one kind of honor given to those veterans who served before 30 years, 40 years to this country and for all of us. विशेषज्ञों और पूर्व सैनिकों के साथ कई दौर की बातचीत और गहन चर्चा के बाद 1 रैंक व 1 पेंशन योजना लागू की गई।
अब तक इस योजना के जरिए पूर्व सैनिकों अथवा उनके परिवार को पेंशन के तौर पर लगभग 10,795 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं, जिसमें 20,60,000 से अधिक पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को लाभ पहुंचा है। वन रैंक वन पेंशन योजना को लागू कर केंद्र सरकार ने न सिर्फ पूर्व सैनिकों का सपना पूरा किया, बल्कि सैनिक कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज OROP यानी वन रैंक वन पेंशन के 5 बरस मुकम्मल होने पर ट्वीट किया। आज से 5 साल कबल मुल्क के हमारे अजीम फौजियों को जो बहादुरी से मुल्क की हिफाजत करते हैं, उनकी भलाई को यकीनी बनाने की सिमत में एक तारीखी कदम उठाया था। उन्होंने लिखा, 5 years ऑफ OROP एक अहम मौका है। दहाइयों तक भारत ने OROP का इंतजार किया था। मैं अपने फौजियों को उनके काबिल ज़िक्र खिदमात के लिए सलाम करता हूँ। मरकजी हुकूमत के OROP स्कीम को 5 साल मुकम्मल हो रहे हैं। वजीर दिफा के दफ्तर ने ट्वीट कर इसकी मालूमात फराहम कराई। इस ट्वीट में लिखा गया है कि OROP नाफिज करने की तारीखी फैसले के 5 साल पूरे। OROP स्कीम के तहत 20,60,220 सुपुर्दोश दिफाई एहलकारों को 42,740 करोड़ रुपए से जायद की रकम तकसीम की गई। OROP स्कीम के तहत सुपुर्दोश होने की तारीख से अलग मुसावी रैंक पर मुसावी खदमात की मुद्दत के साथ सुपुर्दोश होने वाले दिफाई एहलकारों को मुसावी पेंशन देने के बंदोबस्त हैं। इस स्कीम के नाफिज होने के बाद दिफाई फोर्सेस की पेंशन हासिल करने वालों और कुनबाई पेंशन हासिल करने वालों को 10,795 करोड़ रुपए बकाया रकम तकसीम की गई। वजारत दिफा ने एक बयान में कहा कि OROP के तहत हर साल मुतवालिग खर्च 7,123 करोड़ और 1 जुलाई 2014 से तकरीबन 6 बरसों में कुल मुतवालिग खर्च 42,740 करोड़ रहा। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने सफ़र हज 2021 के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त फॉर्म जारी किए। अक़लियती उमूर के वजीर ने कहा कि 2021 के सफ़र हज के लिए अमल शुरू कर रहे हैं और मुल्क में 21 मकामात के बजाय 10 जगहों से आज़मीन हज को ले जाने का अमल शुरू होगा। यह हिफाजत के साथ इबादत करने का अमल होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सऊदी अरब के फैसले के बाद ही हम इस पर फैसला करेंगे। जनाब नकवी ने यह भी कहा कि गुज़िश्ता बार 1.25 लाख लोगों का इंतखाब सफ़र हज पर जाने के लिए किया गया था। नमामि गंगे योजना के तहत बागपत में यमुना नदी को साफ शफाफ बनाने के लिए काम किया जा रहा है। 77.36 करोड़ रुपए की लागत से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की तामीर हो रही है। इसके बन जाने से यमुना नदी में जाने वाला सीवेज और गंदा पानी रुकेगा। इस ट्रीटमेंट प्लांट में 7 नालों के गंदे पानी को साफ किया जा रहा है। इस ट्रीटमेंट प्लांट की सलाहियत 64 MLD है। तकरीबन 1400 गांव के यमुना में बहने वाले पानी को भी बदला गया है। नदियों को साफ रखने के लिए हुकूमत की ये कोशिश कामयाब हो रही है। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने कहा कि नदियों की सफाई के काम में पैसे की कमी नहीं आएगी और नदियों को गंदगी से पाक करना हुकूमत का हदफ है। जितनी भी गंगा की सहायक नदियां हैं, अगर हमको गंगा जो है इस देश के करोड़ों लोगों की उसमें आस्था है, चाहे केरला का आदमी हो, कर्नाटक का आदमी हो, आंध्र प्रदेश का आदमी, सब आपको मिलेंगे हरिद्वार, ऋषिकेश, बनारस गंगा जाते हुए। लेकिन जिस हिसाब से गंगा प्रदूषित हो गई और पिछले लगभग 50 वर्षों में, उससे सभी लोगों को बड़ी चिंता थी कि जिसको हम जिस नदी को हम इतना पवित्र मानते हैं वो इतनी प्रदूषित हो गई कि लोग जो है नहाने की बात तो अलग है, आचमन करने की बात अलग है, उसमें लोगों ने पैर देना भी जो है उसमें जो है सकुचाने लगे। और इसीलिए अगर गंगा को हमको साफ करना है, उसकी सहायक नदियों को भी साफ करना पड़ेगा। और इसलिए सहायक नदियों को साफ करना पड़ेगा तो यमुना नदियों के किनारे जितने हमारे टाउन्स हैं, जितने हमारे गांव हैं, बहुत से ऐसे गांव थे, लगभग 1400 के आसपास ऐसे गांव थे जो गंगा नदी के किनारे बसे हुए थे और उनका जो मलमूत्र था, उनका जो सीवेज हम कह सकते हैं, वो गंगा नदी के अंदर जाकर मिलता था। उनको सबको बदला गया है। जितने भी शहर और टाउन आए हैं कि उनका जो पानी, सीवेज का पानी जो है वो ऐसे जो है गंगा नदी में या उसकी सहायक नदियों में जाकर न पड़े, इसलिए वहाँ पर जो है STP लगाए गए हैं। वजीर बराए सनती तरक्यात सतीश महाना ने यमुना अथॉरिटी की जायजा मीटिंग में सनती सरमायाकारी के साथ अथॉरिटी के हल्के में चल रही स्कीमों के बारे में मालूमात हासिल की। उन्होंने कहा कि रियासत में एक्सप्रेसवे और हाईवे के 1 किलोमीटर के दायरे में सनती हल्के फरोग दिए जाएंगे। इसके लिए आराजी तहवील जल्द शुरू की जाएगी। यमुना अथॉरिटी मथुरा और आगरा में हेरिटेज कॉरिडोर फरोग देंगी। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का 60% काम मुकम्मल हो चुका है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का काम तेजी से चल रहा है।
डिफेंस कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इन सभी एक्सप्रेसवे के किनारे कई बड़े शहर उत्तर प्रदेश के आ रहे हैं, जहां सनती शोबे के बड़े इम्कानात हैं और इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। जिस समय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सबसे जो बड़ा चंक था वो आम्रपाली से संबंधित और जेपी वालों से संबंधित था, लगभग 30-35 हज़ार उनके द्वारा थे और लगभग 25 हज़ार लगभग 70 हज़ार मकान थे। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऊपर वहाँ पर उन्होंने एनबीसीसी ने उसको टेक ओवर कर लिया, उन्होंने बनाना भी शुरू कर दिया। आप लोगों की जानकारी में है कि उन्होंने कंस्ट्रक्शन भी शुरू कर दिया। तो मुझे लगता है कि वो एनबीसीसी बड़ी तेजी से उसको बना रही है और जल्दी लगभग वो 35 हज़ार मकान जिसमें वो आवंटित हो जाएंगे और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जेपीस के लिए डिसाइड किया था बस 70 जारी होंगे। और हमने फिर अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरेस्ट से संबंधित एक आदेश दिया है, उसको भी रिव्यू कर रहे हैं हम। और बहुत सारी चीज़ें जो अभी हमने पिछले दिनों दिसंबर में ये जारी किया था कि हम उन लोगों को इंटरेस्ट में किसी भी बिल्डर को मदद करने का डायरेक्टली उसके थ्रू ओरिजिनल प्लॉटी को जो बायर है उसको फायदा मिले और उसके मकान जल्दी से कंप्लीट हो। तो प्रोसीजरल सिस्टम हम लोगों ने बहुत उसमें आसानी करी। जो कोविड काल में जो औद्योगिक आवंटन हुआ है, जिस प्रकार यहाँ अलग अलग 5 पार्कों की स्थापना हुई है, जो रोजगार के अवसर आए हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा देश के जो निवेश किया गया है उसकी पूरी सूचना, भविष्य के जो कार्यक्रम हैं, हेरिटेज कॉरिडोर बनाने का वृंदावन को और टप्पल बाजना में लॉजिस्टिक और वेयर हाउसिंग हब बनाने का, 2041 के मास्टर प्लान को डेवलप करने का, इन सब बारों में विस्तार से माननीय मंत्री जी से को अवगत कराया गया और उनसे अनुमोदन मांगा गया कि शासन स्तर पर इसका अनुमोदन कर इस परियोजना को आगे बढ़ाया जाए। फिल्म सिटी के परियोजना के बारे में बताया गया, एयरपोर्ट की परियोजना की अद्यावधिक स्थिति दी गई और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए मेट्रो की जल्दी से अनुमोदन मेट्रो रेल का हो जाए, यहाँ पर चलने के लिए उसमें अनुरोध किया गया। रामनगरी अयोध्या में होने वाले चौथे दीप उत्सव का प्रोग्राम खवातीन के इस्तेकाम पर मबनी होगा। 13 नवंबर को दीप उत्सव के इनेकाद में सबसे पहले साकेत महाविद्यालय से रामायण के सीन पर मबनी 11 झांकियां निकाली जाएंगी। मकामी खवातीन अवामी रक्स के तवस्सुस से समा बांधेंगी। इसके लिए 200 से ज्यादा खवातीन सभी तलबा के साथ रक्स करते हुए सरयू घाट तक पहुंचेंगी। वहीं इस साल राम की पैड़ी पर दीप उत्सव के इनेकाद में भी किसी तादाद में तालिबात को वॉलंटियर के तौर पर शामिल किया गया है। अयोध्या के राम कथा पार्क में छत्तीसगढ़ की 30 खवातीन रामलीला के सीन पेश करेंगी, जिसको लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। इस दौरान वजीर आला योगी आदित्यनाथ के साथ काबीना के कई अराकीन भी मौजूद रहेंगे। और आगे जो प्रोग्राम होना है साकेत से लेके रामकथा पार्क तक हम लोग की झांकी लग रही है, हम लोग का फोक डांस है, मतलब कई जिलों से कई प्रकार के कलाकार आ रहे हैं, तो हम लोग का भी लगेगा, हम लोग उसके प्रैक्टिस कर रहे हैं। 40 लड़कियां मेहनत कर रहे हैं और रोज प्रैक्टिस करवाते हैं और भी है ग्रुप, वो लोग भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। हर साल की तरह इस बार भी जो है झांकियों का निर्माण किया जा रहा है सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की तरफ से, जिसमें 11 प्रसंग हैं भगवान श्री राम को लेके, जिसमें पुत्रेष्ठी यज्ञ से शुरू होकर उनके राम दरबार तक की, राम राज्याभिषेक तक का जो है झांकी है, जिसमें आपकी कुछ फेरबदल किए गए हैं। जैसे कि कुछ झांकियां हैं जो महिला सशक्तिकरण के ऊपर मनाई जा रही हैं, कुछ झांकियां हैं जो एक कानून व्यवस्था पे भी दिखाया जा रहा है। 24 घाटों पे लगभग 8000 सक्रिय वॉलंटियर्स, प्रति वॉलंटियर लगभग 75 दिए आएंगे जो उनको जलाने रहेंगे और इफिशिएंसी के साथ, अपने कार्य क्षमता के साथ साथ वो प्रति व्यक्ति लगभग 75 दिए जला करके लगभग 6 लाख दिए प्रज्वलित करने का हमारा लक्ष्य है। हमारे साथ इस बार विश्वविद्यालय परिसर के लगभग 2500 छात्र छात्राओं के अलावा विभिन्न महाविद्यालयों के लगभग 15 महाविद्यालयों के छात्र छात्रा, 28 स्वयंसेवी संस्थाओं के छात्र छात्रा, जिनकी संख्या कुल लगभग 8000 हो रही है। 8000 सक्रिय कार्यकर्ताओं के साथ, सक्रिय वॉलंटियर्स के साथ, जिसमें 40% महिलाओं की भागीदारी है, जो महिला सशक्तिकरण का एक प्रबल उदाहरण है। लखनऊ में गुज़िश्ता कई दिनों से धुंध और धुएं के मिलने से बन रहे स्मॉग के सबब आलूदगी की मिकदार AQI के स्टैंडर्ड सतह को पार कर गई है, जिससे लखनऊ में सूरत हाल संगीन हो गई है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। मौसम में बदलाव के साथ प्रदूषण को लेकर जारी चेतावनी सच साबित होने वाली है। दिल्ली में कहर बरपा रही दूषित हवा ने लखनऊ सहित कई शहरों के वातावरण को भी जहरीला बनाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने चेताया है कि दिल्ली से आने वाली पश्चिमी और उत्तरी पश्चिमी हवा धुंध और बढ़ाएगी,
जिससे प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच जाएगा। पिछले वर्ष भी नवंबर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से अधिक रिकॉर्ड हुआ था, जो इस साल 400 को पार कर गया है। दरअसल बीते 2-3 दिन से राजधानी लखनऊ के तापमान में तेजी से गिरावट आई है, जिसके चलते सुबह की ओस की नमी वातावरण में मौजूद रहती है, जिससे प्रदूषक कण और रुककर स्मोक बनाते हैं। वायुमंडल में यही प्रदूषक कण इकट्ठा होते जा रहे हैं, जिससे हवा जहरीली होती जा रही है। सरकार की ओर से बढ़ते प्रदूषण को रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन जरूरत लोगों को जागरूक होने की ज्यादा है। प्रदूषण को लेके जो नगरायुक्त महोदय के निर्देशानुसार जो हम लोग नगर निगम स्तर पर कार्रवाई हो रही है, इसमें टैंकरों से पानी छिड़काव हो रहा है और कोशिश की जा रही है कि जहां कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है वो कवर्ड हो और वहां भी पानी का छिड़काव प्रॉपर होता रहे। सारे सुपरवाइजर इंस्पेक्टर को निर्देश दिए जा चुके हैं कि कोई कूड़े पे जलाता हुआ पाया जाए तो उस पर सख्त कार्रवाई हो और इधर पिछले दिनों में 2-4 कार्रवाइयाँ भी की गई हैं। शहर में प्रदूषण की स्थिति देखते हुए लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है। जब जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, मास्क का इस्तेमाल करें, जो उन्हें कोरोना के साथ प्रदूषण से भी बचाएगा। केजीएमयू के डॉक्टर संजय कुमार गुप्ता बताते हैं कि बुजुर्गों को सुबह टहलने से बचना चाहिए, क्योंकि सुबह हवा सघन होती है और इस दौरान प्रदूषित कण की मात्रा सबसे अधिक होती है। ये कण फेफड़ों को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। फाग गिर रहा है, फाग गिरने से जो पोल्यूशन है वो ऊपर नहीं जा पाता, फाग के नीचे रह जाता है। अब पोल्यूशन में मालूम होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों गैस रहते हैं जो सांस के द्वारा हमारे लंग्स में जाते हैं और लंग्स में जा कर के ये जो लंग्स के एल्वेलाई होते हैं उनके अंदर कवरिंग बना लेते हैं, चिपक जाते हैं, जिससे सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। तो गवर्नमेंट को तो यह करना चाहिए कि जो दीपावली आने वाले समय में पटाखों को पूरी तरह प्रतिबंध कर देना चाहिए, वरना आदमी ऑलरेडी लंग्स का मरीज भयानक हो जाएगा। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल 15 दिन बारिश होने की कोई उम्मीद नहीं है। तापमान में भी कमी आ रही है, ऐसे में प्रदूषण अत्यंत गंभीर स्थिति में पहुंच सकता है। ऐसे में और सावधानी बरतने की जरूरत है। हिमांशु सोनकर, डीडी न्यूज, लखनऊ। दिवाली के मौके पर चित्रकूट जिले का प्रजापति समाज मिट्टी के दिए और गणेश लक्ष्मी की मूर्ति बनाने और उसे हाथमी शक्ल देने में लगा है। मजहबी किताबों में दिवाली के दिन मिट्टी के दिए जलाने और मिट्टी के गणेश और लक्ष्मी की मूर्ति पूजा की खुसूसी अहमियत है। मिट्टी के दिए और गणेश लक्ष्मी मकामी बाजार के अलावा बांदा और मध्य प्रदेश वाक़े सतना, कटनी, मेहर जिले के कारोबार यहाँ से आकर ले जाते हैं। विकास और हरीश चंद ने बताया कि इलेक्ट्रिक चाक से सामान जल्दी और ज्यादा तादाद में तैयार हो जाते हैं, इससे आमदनी में इजाफा हुआ है। उन्हें इन त्योहारों में अच्छी आमदनी हो रही है। दिवलिया वगैरह जो चाक से संबंधित जो चीज़ें बनते सभी बनाते हैं, तीनों का भी काम होता है थोड़ा बहुत। गणेश लक्ष्मी वगैरह दिया है, कुल्हड़ प्याली, चाय वाले कप वगैरह वगैरह सभी बनते हैं। दीपावली के दिए बन रहे हैं और लक्ष्मी गणेश की मूर्तियाँ भी बन रही हैं। इसमें टाइम ज़्यादा लगता है पत्थर के चाक चलाने में। इलेक्ट्रॉनिक चाक में थोड़ा समय बच जाएगा, उसकी रफ्तार एक जैसी रहती है, उसमें काम ज़्यादा होगा, आमदनी भी बढ़ेगी हमारी। दिया का भी टाइम है मेरा, मैं दिया भी बनाता हूँ, मूर्ति भी बनाता हूँ हर प्रकार की, और मेरी सप्लाई है, अतर्रा है, बांदा है, सतना है, कटनी है, और ये छोटे मोटे ग्रामीण गांव में भी जाता है माल, और मेरी सप्लाई भी अच्छी है। व्यापारी मेरे पास आते हैं, खुद यहाँ से ले जाते हैं, हमें कहीं जाना नहीं पड़ता है। फ़ायदा है कि जैसे ये 100 बनते हैं उसमें 200 बनेंगे, दुगना माल बनेगा, उसमें ज़्यादा फ़ायदा होगा, और इसमें पत्थर में ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। तो हम चाहते हैं कि मुझे इलेक्ट्रिक वाला ये चाक मिल जाए। आवेदन दिया है बिजली इलेक्ट्रिक चाक वाले के लिए, और हम चाहते हैं कि वो मिल जाए तो उससे काम ज़्यादा सहलाएगा। जो काम 1 घंटे में होना है तो उसमें आधे घंटे में पर्याप्त हो सकता है। टाइम कम लगेगा, आमदनी ज़्यादा होगी। इसमें यह दिक्कत है कि जितनी एक बार चलाएंगे तो एक ही चीज़ बनेगा, चाहे हुंडा बना लें, चाहे प्याली बना लें, चाहे दूलिया बना लें, चाहे जो भी कुछ बनाएंगे, एक बार चलाने से एक ही बार बनेगा। और वो चाक में यह है कि चलाना नहीं पड़ेगा, तो वो टाइम पूरा बच जाएगा।
खुद कफील भारत के तहत एटा जिले के हरसिंह गांव के नौजवान कुम्हार रवायती काम मिट्टी के दिए बनाकर नौजवानों को रागिब कर रहे हैं। हरसिंह गांव के नौजवान कुम्हार महेंद्र प्रजापति ने बताया कि वज़ीर आज़म के लोकल फॉर वोकल कैंपेन को ध्यान में रखते हुए हम नौजवान अपने रवायती काम में लग गए हैं। हमारी फैक्ट्री में तकरीबन 1 दर्जन लोग काम कर रहे हैं जो कोरोना के सबब दिल्ली, गुजरात और दीगर रियासतों से वापस आए हैं। लोकल फॉर वोकल की वजह से इस बार हमारा दिए बनाने काम 2 गुना हुआ है। 21 मशीनों से 21 डिजाइनों के दिए दिवाली के लिए बनाए जा रहे हैं। कई अजला से दिए बनाने के ऑर्डर मौसूल हुए हैं। तकरीबन सभी ऑर्डर भेज दिए गए हैं। काम करने वाली सोनकरी ने बताया कि हमें इस बार पहले से मुकाबले ज्यादा रोजगार मिला है। से बना रहे मशीन से पूरा दिया भाई, बाहर जा रहे दिया, रोजगार मिल रहा है। अब ज्यादा मिला, पहले तो ज्यादा बन रहा, कहेंगे कि आप दिए जलवाना, मोमबत्ती मत जलाना। पहले कम चलता तो अब ज्यादा चल रहा। सांसद जी ये कहना चाहते हैं कि ये कोरोना वायरस के अंतर्गत हम सभी लोग बाहर से आए हुए हैं और यहाँ पर ये फैक्ट्री चल रही है इसमें हम सभी लोग रोजगार करते हैं। 10-15 लोग हम यहाँ पर काम करते हैं। 3-4 महीने हो गए, 5 महीने करीब हो गए यहाँ पर आए हुए हम लोगों। यहाँ का सही व्यवस्था हो रही है। इस बार बहुत अच्छा दीपक निकल रहा है, पहले की अपेक्षा ज़्यादा माल उठ रहा। हम तो कोविड-19 के चक्कर में सोच रहे थे कि माल मेरा रखा रहेगा, बिकने को हमें उम्मीद नहीं लग रही थी। प्रधानमंत्री जी ने लोकल एंड वोकल कहा था, उसके तहत बहुत अच्छा माल उठा है। देसी अपनाओ अपना, विदेशी नहीं अपनाओ। हाँ, मिट्टी में काफ़ी बर्तन, चाय के गिलास, दूध के गिलास, सब्जी के लिए कटोरा, सकोरा, चाउमीन प्लेट, काफ़ी आइटम बनते हैं हमारे यहाँ। एनटीपीसी ऊंचाहार ने 45वीं यौम तासीस को जोश और खरोश के साथ मनाया है। एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में परचम कुशाई करने के बाद प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी भोलानाथ ने कहा कि हमारी टीम पूरे अज़्म के साथ काम करने के लिए जानी जाती है। कोविड-19 के दौर में भी हमारे एहलकारों ने अपना ताउन दिया है। 7 नवंबर 1975 को एनटीपीसी ने अपना सफर शुरू किया था और आज बिजली के पैदावार के शोबे में बड़ी कंपनी के तौर पर काम कर रही है। एनटीपीसी ने कोयला, गैस, हाइड्रो, शमसी और दीगर तवाने के शोबे में अपनी हाजिरी दर्ज कराई है। इस मौके पर असिद्दत इंडम बनर्जी, जनरल मैनेजर SK ओझा, केशव कुमार दीपेंदु, डिविजनल जनरल मैनेजर मौजूद थे। मैं बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आपको पता है, आज से 45 वर्ष पूर्व भारत सरकार ने एनटीपीसी के एक वृक्ष को पौधा, छोटा सा पौधा लगाया था। 1975 में यह पौधा लगाने से उसका उद्देश्य था कि पूरे भारत में हम विद्युत उत्पादन की गति को त्वरित करेंगे। उस समय हमारे देश में बिजली की बहुत ही कमी थी, बिजली का उत्पादन नहीं था और जो कुछ हो रहा था घर तक पहुंच नहीं पा रहा। हम इसी के साथ खबरें खत्म, इजाजत दीजिए, आदाब।